दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद से लगातार तनाव के हालात हैं और अब नौबत ये आ गई है कि सिक्योरिटी को लेकर के पूरा अलर्ट है भारत। सीमा पर भी चौकसी है और देश के भीतर भी एहतियातन मॉक ड्रिल की जा रही है। कल मॉक ड्रिल होगी पूरे देश में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं, तो आज इस पे बात करेंगे हम कि क्या एकदम युद्ध की तैयारी हो रही है, क्या किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, किसी भी वक्त भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, जैसा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिहार में जनसभा में कह रहे थे कि अब आतंक की बची कुची जमीन खत्म करने का मौका आ गया है। तो क्या 1971 की तरह भारत इस बार जैसे 1971 की जंग में बांग्लादेश को एक अलग देश बनाया था पाकिस्तान से आज़ाद करा के भारत ने, तो क्या भारत अब बलूचिस्तान को आज़ाद कराने जा रहा है पाकिस्तान से? ये बहुत सारे सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। अलग अलग लोग अपने अपने ढंग से एक्सपर्ट्स इसका एनालिसिस कर रहे हैं। फिलहाल हम बात करेंगे कल की मॉक ड्रिल की तैयारियों पर। तो राजेश भाई साहब, कल मॉक ड्रिल किस तरह से होने वाली है? क्या टाइमिंग रहेगी? कितने शहरों में होगी? यूपी के कितने शहर हैं? देश के कुल कितने शहर हैं इसमें? डॉक्टर साहब, हम चूंकि कल मॉक ड्रिल है, ये गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। लगभग 244 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे देश भर में जिनमें ये माना गया कि यहाँ दुश्मन जो देश है वो मतलब कहीं ऐतिहासिक स्थल है, कहीं हमारे न्यूक्लियर हैं, कहीं हमारे जल विद्युत केंद्र हैं, कहीं हमारे पावर प्रोजेक्ट हैं, और कुछ शहर भी ऐसे ऐतिहासिक जिन पर हमसे टारगेट रहता है कि वे कैसे सुरक्षित हों। तो पूरे देश में 244 डिस्ट्रिक्ट लिए गए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में लगभग 19 डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पे पूरा पहरा है। और कल मॉक ड्रिल का समय रखा गया है, कल शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच मॉक ड्रिल होगा, फिर ब्लैकआउट होगा। जब लोग साहब भारत जब बांग्लादेश में विद्रोह की स्थिति थी और बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से अलग देश की मांग कर रहा था, तो 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था। बांग्लादेश का पूर्वी उस समय पाकिस्तान माना जाता था, उसमें जो आज बांग्लादेश है इसको पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। तो चूंकि भारत ने उसका सपोर्ट किया था, तो जब भारत ने सपोर्ट किया था तो भारत में जो हमारा पश्चिमी जो बंगाल है वहाँ पे अटैक किया गई थी, कुछ बमबारी की गई थी। तो तब भी इस तरह का मॉक ड्रिल किया गया था। मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि मॉक ड्रिल इसलिए करते हैं, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अलग अलग है। मॉक ड्रिल का मतलब है कि जब हमारी सेना ये बताए कि अब खतरा है या कहीं अटैक हो सकता है तो एक सायरन बजेगा। मॉक ड्रिल का मतलब ये है कि आप अपने नागरिकों को सचेत करते हैं किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए, उसको ट्रेनिंग देते हैं कि अगर कहीं से हवाई हमला होता है तो किस तरह के सिक्योरिटी वो स्टेप्स उठाएं, वो कैसे जो है बचें, किस तरह से अटैक हो सकता है। दूसरा, किसी भी शहर को रात में दिखाई न दे शहर, इसके लिए ब्लैकआउट किया जाता है, लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं। तो मॉक ड्रिल का बेसिक पर्पज है अपने लोगों को ट्रेन करना युद्ध के लिए। जितने भी पूरे देश में सेंसिटिव जिले हैं जिनमें मॉक ड्रिल होना है, उन सब में आज लगातार पूरे देश में एक साथ प्रशासनिक, सिविल डिफेंस और पुलिस की मीटिंग चल रही है लगातार। और कल से क्या काम होगा, कल सुबह से पूरा जो सायरन लगे हुए हैं पहले से शहरों में, उन सबको चेक किया जाएगा। आज भी चेक किए गए हैं वो सायरन। आज भी शहर के ऐसे 4 पॉइंट है जहाँ सायरन बजाया गया और एक्टिवनेस देखी कि हमारी पुलिस कितनी मुस्तैद है, हमारी जो सोशल सोसाइटी है कितनी मुस्तैद है, हमारी एनजीओ कितनी मुस्तैद है, सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो कितने मुस्तैद है। और कल दिन भर इसमें काम चलेगा। मॉक ड्रिल के लिए जो पूरा जो इस समय जो मीटिंग चल रही है उसमें डॉक्टर साहब जैसे हमारी होमगार्ड फोर्स है, हमारी PRD है, हमारी NCC है, हमारी स्काउट गाइड है, या हमारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उन सबको लगातार चूँकि एक्टिव पहले किया जा रहा है, उनके माध्यम से जो समाज के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उन्हें जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा। तो आज ये लगभग 7 बजे तक मीटिंग चल रही है। मीटिंग में तमाम एजेंडे पर बातचीत हो रही है। और मैं एक बार बता दूं, इसमें क्योंकि मेरठ में 4 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ कल सायरन बजेगा। हो सके मीटिंग के बाद में कुछ बढ़ जाए, क्योंकि 1971 में जो 4 पॉइंट थे, अभी तक तो फिलहाल उन 4 पॉइंटों पर सायरन लगा हुआ है, लेकिन हो सकता है अब शहर बढ़ गया तो अब और भी बढ़ा सकते हैं रात में। एक फिलहाल एक कोतवाली क्षेत्र है, दूसरा दिल्ली गेट क्षेत्र है,
तीसरा टाउन हॉल जो होता है, टाउन हॉल में वही का है, और चौथा हापुड़ अड्डे के पास में। ये शहर कौन कौन से हैं जो जिनमें कल ये मॉक ड्रिल होने जा रही है? दरअसल 19 शहर, कुछ प्रोमिनेंट शहरों के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक इसमें 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी में वे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट एरिया उत्तर प्रदेश के, जहां जैसे बुलंदशहर में नरोरा हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट बना हुआ है, इसकी बेहद सुरक्षा है, तो इसको लेकर सेंसिटिव नंबर 1 शहर में बुलंदशहर है। बुलंदशहर में क्योंकि नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है, इसके लिए जो हमारी जो कैटेगरी 2 है, इसमें उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद, झांसी, सहारनपुर, चंदौली, ये कैटेगरी 2 में लिए गए हैं उत्तर प्रदेश की। जो तीसरी कैटेगरी है, इसमें ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत है और दूसरे मुजफ्फरनगर है। जहां तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का मामला है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक तो बहुत सेंसिटिव चूंकि नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है, दूसरा हमारा गाजियाबाद में जो इंडियन जो एयर वो है, जो हमारा एयरफोर्स का सेंटर है गाजियाबाद में, तो ये है, और तीसरा हमारा सहारनपुर में सरसावा एयरफोर्स का सेंटर है। तो सरसावा गाजियाबाद को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दिया गया, जबकि मेरठ में, चूंकि मेरठ में आज भी नहीं है, मेरठ में बहुत सारे ऐसे प्राचीन स्थल हैं पहले जब उनकी बड़ा कैंट है, और ये चूंकि जब पाकिस्तान से युद्ध की बात हो, चाहे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पे एक्शन वाली बात हो, चाहे हरियाणा में जाट रिजर्वेशन के मूवमेंट के दौरान हुई हिंसा हो, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, तो ये एक कैटेगरी का कैंट है और यहीं से फोर्स डिप्लॉय की जाती है सब जगह। तो मेरठ इसलिए बहुत सेंसिटिव है। तो कुल मिलाकर के वो शहर चुने गए हैं मॉक ड्रिल के लिए जो किसी ना किसी तरह से सेंसिटिव हैं, या तो हमारे एयरफोर्स के सेंटर्स हैं, या आर्मी के सेंटर्स हैं, या हमारे एटॉमिक सेंटर्स हैं, या हमारे वो इलाके हैं जहाँ पर बांध हैं। क्योंकि अब जब युद्ध होता है तो युद्ध की तकनीक 1971 से लेकर अब तक बहुत बदल चुकी है। 1971 में युद्ध का पैटर्न अलग था, अब साइबर अटैक का, साइबर वार का जमाना है। तो कई बार दुश्मन देश, जैसे हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वार हुआ तो वहाँ पर साइबर अटैक बहुत ज़्यादा हुआ। रशिया ने यूक्रेन के बैंकिंग प्रणाली को चौपट करने के लिए हमले किए, साइबर अटैक किए। ठीक इसी तरह से जो एटॉमिक कंट्रोल है उनका, उसके ऊपर उन्होंने अटैक्स किए। जैसे पावर ग्रिड्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनके ऊपर दुश्मन देश हमले करने की कोशिश करता है कि ब्लैकआउट हो जाए, पूरा जो सिस्टम है इलेक्ट्रिसिटी का, प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको कोलैप्स कर दें, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम को हैक कर लें, ट्रेन्स का जो नेटवर्क है, फ्लाइट्स का जो नेटवर्क है पूरा, यानी कि जो जनजीवन है। सीधे जब युद्ध होते हैं आज के वक्त में, तो एक देश दूसरे पे बम गिराने के बजाय वो इस पे ज़्यादा फोकस करता है कि जो उसके इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें सेंध लगाई जाए, और उसमें सेंध लगाने के बाद में ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि भीतर जो नागरिक हैं वो असहज हो, परेशान हो, वो भीतर से अपनी सत्ता के प्रति विश्वास जो है उनका कमजोर पड़ जाए, डगमगा जाए, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाएं, ग्रेट जैसे हालात बन जाएं। इस तरह की कोशिशें अब आज के ज़माने में युद्धों के दौरान होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है। वो 71 का ज़माना ऐसा था जब पैदल सेना ने युद्ध लड़ा था हमारे देश में। मेरठ में भी एक 1971 के जो शहीद थे या जो उसमें घायल हो गए थे, बहुत सारे सैनिक ऐसे थे हमारी सेना के जिनके जो अंग भंग हो गए थे, उसमें बहुत सारी माइंस बिछाई थी दुश्मन देश ने, तो उसमें उनके बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत सारे घायल हुए थे। उनकी एक कॉलोनी भी बसी हुई है यहाँ पर, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी वहाँ से एक ग्राउंड रिपोर्ट करके उनसे कुछ लोगों से बात करके भी आप जब से डॉक्टर साहब, जैसे कल रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, जब से उनका एक बयान आया है कि हम भारत के साथ हैं और ये पहलगाम की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, तब से एकदम एकाएक पूरे दक्षिण एशिया है, दक्षिण एशिया में हलचल मची हुई है। हलचल है, चीन का भी बयान है, और चूंकि बांग्लादेश में जो कि भारत ने बनाया था उनसे खातर में आज दिक्कत हमारे सामने थोड़ी हल्की सी ये भी है कि बांग्लादेश का समर्थन कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी ने सेना को इंडिपेंडेंट किया है कि सेना अपने आप काम करे, तो मैं लगातार सुन रहा हूँ जो पाकिस्तान के चैनल्स हैं उसमें लगातार वहाँ के एंकर बोल रहे हैं, जो उनके न्यूक्लियर प्लांट है, उनके ऑर्डिनरी फैक्ट्री है, वो एक कह रहे हैं कि इस पे जो पाकिस्तान की आर्मी का पहरा लग गया, जो पहले सिक्योरिटी से हटा दिया गया कि भारत के निशाने पे ही आ सकती हैं। तो पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, तो विदर्भ की है
क्योंकि पाकिस्तान के सामने डॉक्टर साहब एक सबसे बड़ी दिक्कत है, पाकिस्तान तो अपने देश में गृह की स्थिति है। जब हम सिंध प्रांत की बात करते हैं तो वहाँ वो सेना को मानने को तैयार नहीं है। जब हम यहाँ बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में और बहुत ज़्यादा खतरे हैं, लगातार पाकिस्तान के आर्मी को मारा जा रहा है। वो उन्होंने स्वतः मान लिया कि हमारा तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, बहुत लंबे समय से मांग कर रही है। और ऐसे में जब एक और जब भारत को चेतावनी देगा इस तरह की घटना को अंजाम देगा, जो पहलगाम की 22 अप्रैल को घटना हुई है, तो जाहिर सी बात है कि जो सेना है, भारतीय सेना अपने आप में बहुत बड़ा काम कर रही है। और ये जो इंडिकेशन दिया गृह मंत्रालय ने, इसके पीछे कुछ ना कुछ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत जल्दी होने वाला है, तभी सबको अलर्ट मोड पे लिया गया है। और ये जो मोड किया जा रहा है, क्योंकि जो देश के लोग हैं वो भी जागरूक रहे। ब्लैकआउट का समय कल शाम को, मतलब 7 मई की शाम को पूरे देश में 7 बजे से 9 बजे के बीच का रखा गया है। हालांकि उससे पहले भी जब हम 1999 के कारगिल युद्ध की बात करें तो तब भी इस तरह के मूवमेंट हुए थे हल्के हल्के, और ब्लैक आउट का भी उस समय हुआ था। हमारे याद है उस समय रात में लाइट बंद हो जाती थी जब जिस समय युद्ध चल रहा था कारगिल का। लेकिन ये जो है अब 1999 में और आज के 2025 की हम बात कर रहे हैं तो 25-26 साल का अंतर हो गया। बहुत सारी रणनीति बदली है, बहुत सारे युद्ध के बहुत सारे तरीके बदले हैं। अब जो हथियार है, हथियार भी अब एडवांस हुए हैं पहले के मुकाबले। तो चूंकि देश की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, जो नेवी है, वो तो लगभग आप ये मानिए कि मोर्चे पे पूरी तैयारी के साथ है। पूरी तैयारी के साथ में भारत की तीनों सेना है और देश की सरकार, और वैसे भी दक्षिण एशिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो भारत के मित्र भी हैं। ये अलग बात है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो भी लिटरली हमारे साथ है। नेपाल की बात करें हमारे साथ है। जो छोटे देश है, चाहे भूटान हो, बर्मा हो, चाहे अफगानिस्तान हो, लगातार आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उन्होंने वो तो पहले से ही कह रहा है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा ऐसा है जो हमारा है, और वो लगातार एक छोर पे अक्सर तालिबान लड़ाकों में और जो पाकिस्तान की ISI है इसके लगातार संघर्ष होता है। तो एक तरफ तालिबान का बॉर्डर है, एक तरफ सिंध प्रांत है, एक तरफ बलूचिस्तान है, और एक तरफ अगर वो भारत से पंगा लेगा, देखो ये तो बात माननी पड़ेगी, वो तो विदर्भ डरा हुआ है अंदर से पाकिस्तान। और जो डरा हुआ होता है वो बहुत सारे बड़े बोलेपन पे होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बात करते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो डॉक्टर साहब अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करो, जब हम GDP की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो GDP है वो भारत के एक प्रदेश जो हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से 1.5 गुना कम उसकी GDP है। और जब पूरे देश की बात करें, भारत है, भारत में बहुत सारा, भारत अपने आप में जैसे बड़ा देश भी है, तो भारत में अभी आज का माहौल ऐसा है कि कोई भी ये सेना पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा, सरकारों के फैसले पे कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। तमाम लोगों से, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे हमारी सेना हो, पुलिस हो, जवान हो, संगठन, तमाम लोग इस समय प्रेशर भी बना रहे हैं कि जो 26 लोग मारे गए हैं उनका बदला सरकार जरूर ले, और इसीलिए हलचल तेज होगी। और जब से व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, आश्वासन दिया है कि हम साथ हैं, हालांकि पाकिस्तान जैसे देश के लिए ये तो अच्छी बात है क्योंकि वो पुराने मित्र हैं, रूस पुराना मित्र है भारत का, उसने कह दिया। लेकिन हिंदुस्तान इतनी बड़ी ताकत है दुनिया की उभरती हुई, पाकिस्तान तो कुछ नहीं है। और एक झटके में हमें लगता है कि जिस तरह की रणनीति बन रही है, ऐसी रणनीति है कि इस बार पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान आर्थिक रूप से भी नीचे गिर गया था और शारीरिक रूप से उसकी सेना की बहुत क्षति हुई थी। लेकिन अगर अब युद्ध होता है तो इस बार पाकिस्तान नेक्स्ट आउट होने का घाट पा जाएगा। लेकिन फिर भी राजेश, वैसे किसी भी दुश्मन को कमजोर समझना हमेशा भूल होती है। यूक्रेन छोटा सा देश था और जब युद्ध शुरू हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते का युद्ध नहीं है, रशिया उसको निपटा देगा। लेकिन हम देखते हैं कि रशिया के गले की फांस बन गया। ठीक इसी तरह से जब अफगानिस्तान में अमेरिका जाता है तो उसको वापस निकलना मुश्किल हो जाता है। चला तो जाता है, वो युद्ध तो छेड़ देता है, वहाँ पर तख्ता पलट भी करवाता है, अपनी पिट्ठू सरकार भी बनाता है, लेकिन अंततः उसको निकलना मुश्किल हो जाता है। यही हालात इराक में होते हैं, आसान नहीं होता। इसलिए युद्ध को हमेशा हल्के में लेना या दुश्मन की किसी भी ताकत को कमजोर समझना निश्चित तौर पे चूक होगी। भारत की सरकार निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से ले रही है, चूंकि एटॉमिक पावर है पाकिस्तान भी और उसके फेवर में भी कई देश आ सकते हैं। संभावनाएं हैं, इसकी प्रबल संभावनाएं हैं। ट्रंप ने खुद कहा कि दोनों देश हमारे मित्र देश हैं, वो भारत के साथ खड़े नहीं हुए खुल के। इसके बावजूद खड़े नहीं हुए कि मोदी जी ने उनके लिए, उनको जिताने के लिए पिछली बार हाउडी मोदी कैंपेन चलाया था, फिर भी वो खुल के भारत के साथ खड़े नहीं होते हैं। ट्रंप को मोदी जी अपना दोस्त बताते हैं, भारत में विजिट भी कराते हैं, उनका
खैर मकदम भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हमारे दोनों देश मित्र हैं। और चाइना की स्थिति हम देखते हैं कि चाइना हमेशा जो है इस कोशिश में रहता है कि वो भारत के कुछ हिस्से को कब्जे में ले ले। वो LOC पर लगातार उसकी एक्टिविटी चलती रहती है, उस तरफ वो कुछ सड़कें बनाता रहता है, कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज करता रहता है, कुछ सेना का डेप्यूटेशन करता रहता है। तो कुल मिलाकर के युद्ध ही होता है, उतना आसान नहीं होता युद्ध को हल्के में लेना। इसीलिए शायद हमारी सरकार गंभीर है बहुत और एक एक स्टेप बहुत रणनीति के साथ, कैलकुलेशन के साथ वो लेना चाहती है, ताकि अगर युद्ध में जाया जाए तो निकलने का रास्ता क्या होगा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा। क्या हम 71 की तरह बलूचिस्तान को एक अलग देश बनाने की स्थिति में हैं? क्या हम जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वापस हिंदुस्तान में मिलाने की स्थिति में हैं? क्या ऐसी स्थिति है तो हमारा सेना का जो अटैक है वो किस तरह का होगा, कैसे हम ये करेंगे? ये रणनीति जरूर बन रही होगी, इस पर बातचीत जरूर हो रही होगी निश्चित तौर पर, मुझे लगता है। और आम नागरिकों के दिमाग में ये सारे सवाल हैं भी। आम जिस तरह का माहौल इस समय पिछले 10-12 दिनों के भीतर पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हमले के बाद, उनकी हत्या के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश में बना है, तो पूरा देश एकजुट है, विपक्ष भी एकजुट है, सारे दल सरकार के साथ खड़े हैं, विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है, देश के नागरिक सरकार के साथ खड़े हैं, पूरे तौर पे यूनाइट हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की रणनीति क्या होती है। एक खास बात और है इसमें कि भले ही हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा हो कि सेना को खुली छूट दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली सारे डिसीजंस पॉलिटिकल होते हैं। कब किस वक्त अटैक किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये डिसीजन सरकार का ही होगा, अल्टीमेटली ये सेना का नहीं होगा। सेना को ये छूट जरूर होगी कि सेना अपने हिसाब से मोर्चे तैयार करेगी, वो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डीप कनेक्शन में होगी इस वक्त। और ये डिस्कशन हो रहा होगा कि अगर सेना मोर्चा खोलेगी तो किस मोर्चे से अटैक करेगी, टाइमिंग क्या रहेगी, कहाँ फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, हम दुश्मन देश को कैसे भ्रमित करेंगे, कैसे चकमा देंगे, किन किन मोर्चों पे कितनी कितनी फोर्सेस लगाएंगे, कैसे करेंगे, ये सारे डिसीजन सेना के होंगे। क्योंकि इसकी विशेषज्ञता सेना के पास ही है। ये सारा राय मशवरा हमारी सेना हमारे रक्षा मंत्री के साथ, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के साथ निश्चित तौर पे कर रही होगी। वो सब इंटरनल चीजें होती हैं, तो वो निश्चित तौर पे चल रहा होगा। और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जब ये बात होगी कि युद्ध छेड़ा जाए कि नहीं छेड़ा जाए, कब छेड़ा जाए, और कई बार ऐसा होता है कि डरा हुआ आदमी ज्यादा बोलता है, डरा हुआ आदमी ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है, एक सामान्य ह्यूमन नेचर है। तो हो सकता है पाकिस्तान कुछ हरकत करे सीमा पर इस तरह से, डर में, दहशत में, इस डर में कि चूंकि वो लगातार उनके सेना अध्यक्ष कह भी रहे हैं कि भारत हमारे ऊपर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। तो ये सारी एक्सरसाइज वो भी लगातार कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं, ब्लैकआउट कर रहे हैं, अपने अपने देश में जो सेंसिटिव उनके स्टेशंस हैं उनकी सिक्योरिटी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो फिलहाल एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन बनी है। तो ऐसे में हमें बहुत धैर्य की जरूरत है, अपने सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़े होने की जरूरत है, यूनाइट रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देख रहे हैं इन हालात को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप में से कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो हमारा चैनल देख रहे होंगे और जिन्होंने 71 का ब्लैकआउट देखा होगा, 71 की तैयारियां देखी होंगी। उस वक्त मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, संजय श्रीवास्तव जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, वो न्यूज़ 18 के लिए। तो वो उनकी एक रिपोर्ट आज ही पब्लिश हुई, उस पर हमारे सीनियर रहे, हिंदुस्तान में हमारे न्यूज़ एडिटर रहे, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्स स्टोरी पब्लिश की उसमें। और उसमें उन्होंने मेंशन किया कि किस तरह से जब 71 का युद्ध हुआ तो ब्लैकआउट हुआ तो क्या होता था, कैसे रेडियो उस समय केवल कम्युनिकेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग जो माध्यम था वो रेडियो था, समाचार पत्र थे। आज संचार की पूरी तकनीक बदल चुकी है, आप सेकंड्स में हमारी सरकार इंफॉर्मेशन फ्लैश करने की स्थिति में है। तो जब युद्ध होते हैं तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन के चैनल्स हैं उनके ऊपर भी अटैक करता है दुश्मन देश। इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर ग्रिड्स हैं, एटॉमिक सेंटर्स हैं, फोर्स के डिप्लॉयमेंट के, फोर्स के जो स्टेशंस हैं उनके ऊपर उनको कोलैप्स करने की कोशिश करता है। तो
इस समय हमारी सारी मशीनरी इन सारे कील कांटों को दुरुस्त करने में निश्चित तौर पर लगी हुई होगी कि अगर युद्ध के हालात बनते हैं तो कैसे कम्युनिकेशन हमारे देश में स्ट्रॉन्ग बना रहे नागरिकों के साथ, कैसे इंफॉर्मेशन फ्लैश होती रहे, कैसे नागरिकों से इंफॉर्मेशन आती जाती रहे। तो ये सब उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है और हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में उस रिपोर्ट का उनकी लिंक भी शेयर कर देंगे, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। और उसमें उन्होंने नागरिकों के हवाले से ये भी बताया है कि शाम को जो है उस वक्त एक हालात ये भी पैदा हो गए थे कि कालाबाजारी शुरू हो गई थी वो सारी चीज़ों की, जो कि जब दहशत होती है, डर जाते हैं लोग, युद्ध के हालात होते हैं तो कालाबाजारी शुरू हो जाती है, लोग चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे कोई हालात नहीं है हमारे देश में, किसी चीज़ का कोई संकट नहीं है, कोई चीज़ सरप्लस में स्टोर करने की जरूरत नहीं है, कहीं कालाबाजारी की जरूरत नहीं है, कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। आप कूल रहें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के टच में रहें, पूरे इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविज़न है, इंटरनेट सोर्सेज हैं, उन सब पे वॉच करते रहें, डीप कनेक्शन बनाए रखें, कनेक्टिविटी में रहें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अगर जैसे कोरोना में बहुत सारी मिसालें ऐसी भी आई कि लोगों ने स्टोर किया बहुत सारी चीज़ों को, कालाबाजारी की, मुनाफाखोरी की, लेकिन ऐसी भी बड़ी मिसालें आई कि लोगों ने एक दूसरे की मदद की, जिन लोगों के रोजगार चले गए थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया, रसद भी सब कुछ दिए एक दूसरे को। तो ये सब कनेक्शन बनाए रखना अगर ऐसे हालात बनते हैं। वैसे तो कूटनीतिक तौर पर हमारी सरकार डिप्लोमेटिक स्टेप्स ले रही होगी, पाकिस्तान को प्रेशर में ले लिया हमारी सरकार ने, पूरे दुनिया में एक माहौल पाकिस्तान के खिलाफ बनाया है, वो आतंकवादियों को शह दे रहा है। हालांकि अभी तक हमारे प्रधानमंत्री के भाषण में भी और अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में भी खुल के ये नहीं आया बहुत कि हमारी सरकार ने ऐसा माना है, ऐसी फाइंडिंग्स आ गई हैं कि पहलगाम का जो अटैक है वो पाकिस्तान नहीं कराया है। तो अभी उस अटैक में कौन लोग शामिल थे उसके ऊपर भी रिपोर्ट्स आनी अभी बाकी हैं, तो शायद आने वाली होंगी कुछ समय में, वो जनता को पता चलेगी। खैर, आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।